इजी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ देश के 4 दिग्गज फंड हाउसेस से बड़े दिग्गज फंड मैनेजर शामिल हो रहे हैं और इन सब का परिचय वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरत की बात नहीं है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग इनके किसी न किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं और जब ये चारों मिलकर 10 लाख करोड़ रुपए मैनेज करते हों देश और विदेश के फंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये लेकर चलते हैं। तो आज हम कोशिश ये करेंगे समझने की कि हिंदुस्तान में क्यों इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत है। मेरे साथ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह, एसबीआई म्यूचुअल फंड के डायरेक्टर और सीआईओ नवनीत मुनोत साहब, मेरे साथ रिलायंस म्यूचुअल फंड से संदीप सिक्का साहब है, ए वाला सुब्रमण्यन साहब सीईओ हैं बिरला म्यूचुअल फंड से। ओके, आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले नवनीत जी, क्या हिंदुस्तान में वाकई में लोगों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि पैसा कैसे बचाएं और कैसे लगाएं? ये तो आमतौर पर हिंदुस्तान के लोगों के खून में होता है कि हमें कमाने के बाद कुछ न कुछ बचाना ही है और बचा के उससे पैसा बनाना है। आप तो कर्मयोगी हो, जैसा भगवान बोलते हैं कि, और जो बोलना चाहिए एक तरह से गीता में एक महायुद्ध, एक धर्म युद्ध था, तो वैसे ही आप भी एक धर्म युद्ध कर रहे हो वित्तीय निरक्षरता मिटाने का भारत में। तो एक बहुत ही अच्छे प्रयत्न के लिए और एक बहुत अच्छे दिन करने के लिए भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर तो आपको बहुत बहुत बधाई और सभी लोगों को, जी परिवार को बहुत बहुत बधाई। पर आपने सही बोला, अगर लोगों के ये तो हमेशा शुरू से रहते हैं कि किस तरह से पैसे को बढ़ाया जाए, किस तरह से वेल्दी बनाया जाए, पर फिर भी नहीं बन पाता, राइट। कितने से लोग हैं जो ऐसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कर पाते हैं। कई जने, आपने वॉरेन बफेट का नाम लिया था उस टाइम पर, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में नीलेश भाई 17-18% पे कंपाउंड किया होगा और आज $500 ट्रिलियन की कमाई हो गई। अभी सब लोगों को लगता है अरे ₹1.5 का ब्याज तो वैसे ही कमा लेंगे, ऐसी क्या खास बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोग कर पाते हैं और कुछ ना कुछ, या तो आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाते हैं और वहीं कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो जो गीता की बात चल रही थी, बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, वो एक बैलेंस रहना कि ना ग्रीड में और ना फेयर में वो संतुलन कहीं जाए इधर, आई थिंक उसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में आपने जो आज शुरुआत करी है गुरुकुल की, उससे धीरे धीरे संदेश बहुत लोगों को पहुंचेगा कि कैसे स्थित प्रज्ञ रहा जाए तो ही आप वो गोल को पा सकते हैं। ओके, लेकिन नीलेश भाई, इतना आसान है क्या कि इस उतार चढ़ाव में बिना ढंग से समझे हुए अपने इन्वेस्टमेंट पर एकदम स्थित प्रज्ञ होकर, जिस शब्द का इस्तेमाल किया नवनीत जी ने, ये एकदम उस पर मन बनाकर बैठे हैं कि नहीं मैं हिलूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, ये करना आसान है क्या? अभी मैं, नवनीत और अनिल जी एक व्याख्यान में साथ में थे। वहाँ पे एक महाराज साहब ने बहुत अच्छी चीज़ कही जो मुझे आज तक मालूम नहीं थी। धर्म मूलस्य अर्थम, धर्म का मूल भी अर्थ है। और शायद इसीलिए हमारे संस्कार में ये सिखा गया है कि पहले 25 साल जीवन में आप ज्ञान अर्जित करिए, फिर 25 साल उस ज्ञान से आप अर्थ अर्जित करिए, वेल्थ बनाइए, फिर 25 साल उस कमाई हुई वेल्थ से समाज में सदुपयोग करिए, और फिर बाकी जो बचा 25 साल उसमें अपने आत्मा का कल्याण करिए। सो कहीं हमारे संस्कार में भी अर्थ को उतना ही प्राधान्य दिया है जितने आत्म कल्याण को दिया है। और अगर हम अपने दुर्योधन को कंट्रोल में कर ले तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस कलयुग में बगैर कृष्णा भी हम ये धर्म युद्ध जीत सकते हैं। सिर्फ अपने दुर्योधन को कंट्रोल में करिए। आप सबको मालूम है कौन सा रास्ता सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, रेगुलर इन्वेस्टमेंट का, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का। बस अपने दुर्योधन को कंट्रोल में रखिए। तो संदीप जी, इस दुर्योधन को कंट्रोल कैसे करना है? पता सबको है लेकिन हो नहीं पाता। इन्वेस्टर्स जब रियल एस्टेट एंड गोल्ड में लगाते हैं, उनमें बहुत उनमें लॉन्ग टर्म लगाने का उनमें पेशेंस भी होती है, लगाते हैं, कभी अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते। लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो तकरीबन
एनएवी देखते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, एनएवी दिन में 2 बार देखते हैं कभी कभी ये कुछ ऐसे भी होते हैं कि देखने के बाद थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ एक्साइटेड होकर जल्दी से एक्शन ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं ये म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म के लिए था और रियल एस्टेट भी लॉन्ग टर्म में थी। रियल एस्टेट में तो आपने मुड़ के नहीं दोबारा देखा नहीं पीछे कभी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप अक्सर एनएवी देख के आपका सेंसेक्स की तरह या बीपी की तरह आपका कुछ ना कुछ आप जैसे ऊपर नीचे होता है, आपका भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि आपको एक्शन लीजिए। तो हमारे यही एडवाइस है कि अगर इन्वेस्टर्स को एक म्यूचुअल फंड्स ने इतना वेल्थ क्रिएट करा है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उतना उसका फायदा नहीं उठाया। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, आज हम देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर इतने फंड्स हैं, ये 4 फंड मैनेजर्स यहाँ बैठे हुए हैं और भी कई फंड मैनेजर्स, उन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट करा है 20-20 साल में, लेकिन इन्वेस्टर्स वो 20 साल पूरी जर्नी का उनका फायदा नहीं उठा पाए। तो इसमें एक ही चीज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि एज लॉन्ग एज लगता है कि आपका रास्ता सही है, आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको थोड़ा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा वॉलेटिलिटी है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। एंड यही जो आपका ये प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज जब तक निवेशकों को ये लगेगा कि हर बार मार्केट ऊपर जाएगी, आज मार्केट ऑल टाइम हाई है तो कुछ एक्शन लेना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जो उनके लिए सही नहीं होगा। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि ये एक खाली इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एवरेज एक्सपेक्टेंसी का हमारी क्या होती थी, हम 45 से 50 साल जीते थे, आज 75 साल जिएंगे, तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जो हम जिएंगे आफ्टर आवर रिटायरमेंट वो बढ़ जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म वेल्थ खाली शेयर बाजार से ही आएगी। और आगे चल के हमें लगता है कि लोग अनिल जी को याद करेंगे कि इन्होंने इतनी वेल्थ क्रिएट करी, एजुकेट करा, बिकॉज एजुकेशन स्कूल कॉलेज में जो मिलती है वो पैसा कमाने के लिए मिलती है, लेकिन पैसा बढ़ाने वाली एजुकेशन वो यहीं से मिलेगी। लेकिन बाला सर, आपने मेरे ख्याल से 3 डिकेड से ज़्यादा तो बिता दिए हैं इन्वेस्टिंग में, राइट? ये बताइए कि आमतौर पर क्या गलतियां इन्वेस्टर करते हैं जो नहीं करनी चाहिए और जो इस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में सीखनी चाहिए? Which essentially means underinvestment still continues. And second is, I realized market बढ़ते जाएंगे, we always say that market गिरने के बाद इन्वेस्ट करेंगे, और मार्केट गिरते जाएंगे तभी बोलते हैं मार्केट और गिरने दें उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। दोनों तरफ से एक कॉमन कांस्टेंट रहते हैं, इज वेटिंग फॉर इन्वेस्टिंग। Therefore don't wait for investing, just invest. On the way you will make mistakes, you will realize you are not making money, then you will do a course correction, then you learn on its own. That's why the common sense principle comes. As long as you maintain the discipline, I think that's something which will ensure जो आपको जो इस पर्पस को जो इन्वेस्ट करते हैं, I think that is something can be met. Right. By worrying you make mistakes, you don't make investment. By waiting also you don't take the right call. I think one has to just keep doing it, learn it, understands what you are mistake that you are making, and then build on it. नवनीत जी, चूंकि इन्वेस्टमेंट गुरुकुल उन लोगों के लिए है ये प्रोग्राम जो लोग इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट, इन सब के बारे में समझते नहीं, फर्स्ट टाइमर्स, पहली बार जो शुरुआत करना चाहते हैं या कर चुके हैं बिना सोचे समझे, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हमें समझना चाहिए था। तो जो लोग अब शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स की कैसे शुरुआत करें, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो एक वो पीटर लिंच हुए हैं, बहुत बड़े फंड मैनेजर, बरसों तक काफ़ी बड़ा पैसा मैनेज करते थे, अच्छी बुक्स है उनकी। उनका एक बहुत बढ़िया कोट है, मोर मनी हैज़ बीन लॉस्ट इन वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन द करेक्शन। करेक्शन में जितना लॉस नहीं होता उससे ज़्यादा करेक्शन का वेट करते करते इन्वेस्टर इंतजार में लॉस कर देते हैं, सो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी सिंपल चीज़ है, एक लिक्विड अकाउंट का एक अकाउंट खोल दीजिए और आपको डिफरेंस पता लगने लगेगा कि कहाँ 3.5% था और कहाँ, या 4% था और कहाँ ये 7.5% मिल रहा है। और उसके बाद SIP बेस्ट तरीका है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, धीरे धीरे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हम सब बात करते हैं। अभी भी एक्चुअली वो आइंस्टाइन का कोट 6 साल से बिल्कुल ट्रू है कि लोग, ये मिरेकल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लोग समझते ही नहीं है कि अगर पैसे को अगर 16, 17, 18% पे अगर कंपाउंड हो जाए तो वो 100 गुना किस तरह से हो जाता है, उसको अंडर एप्रिसिएट किया जाता है। लेकिन नीलेश भाई, ये भले 15% से पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके बहुत ज़्यादा हम पैसा बना लें 25 साल में, लेकिन वो 15% में वो किक ही नहीं मिलती, सुन के ही अच्छा नहीं लगता। साल भर में डबल हो जाए, इस तरह का चाहिए इनको रिटर्न। जो चीज़ हम अपनी रेगुलर ज़िंदगी में अपने आप को सेटल करने के लिए करते हैं, वही चीज़ अपने निवेश के लिए करनी है।
मतलब एक नॉर्मल चीज़ है। आज आप खाना खाते हैं तो जनरली थोड़ा सलाद होता है, थोड़ी सब्जी होती है, दाल होती है, चावल होती है, कभी डेजर्ट भी हो लेता है। गुजराती मारवाड़ी में डेजर्ट ही मेन फूड है, वो अलग बात है। बट ये जो बैलेंस थाली है, उसी से अपना डाइट बनता है, उसी से अपनी फिजिकल हेल्थ बनती है। फिर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डेट ले लिया, थोड़ी सी इक्विटी ले ली, थोड़ी सी रियल एस्टेट ले ली, थोड़ा सा कमोडिटी ले लिया, तो अपने आप फाइनेंशियल हेल्थ भी बन जाएगी। अभी हम लोग अनिल कुंबले से मिले थे एक फंक्शन में, वो बता रहे थे कि उन्होंने तकरीबन 45,000 बॉल फेंके और तब जाके उनको 640 विकेटें मिली। अब आप कहते हैं अनिल कुंबले अगर सर्वश्रेष्ठ बॉलर है तो कम से कम 45,000 विकेट तो लेनी ही चाहिए थी, नहीं तो वो बॉलर कैसे हुआ। अब अनिल कुंबले से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, तो फिर अपने फंड मैनेजर से कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सो अपने दुर्योधन को काबू में कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। एक और चीज़ जो है वो ये कि लोगों में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इसका फ़र्क पता नहीं चलता। उन्हें पता ही नहीं कब ट्रेडिंग कर रहे हैं और कब वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में बदल गई। तो इस चीज़ को, इस दुविधा से संदीप जी कैसे बाहर निकलना है? इसमें तो आपकी बात ठीक है। समाव लोगों को बहुत मज़ा आता है कि ट्रेडिंग एक एंजॉयबल चीज़ है, किक मिलता है। लिया शेयर थोड़ा बड़ा बेचा और आदमी को लगता है वो बिजी है थोड़ा। मुझे किसी ने बहुत पहले कहानी सुनाई, कहते रॉकिंग चेयर होती है, अगर आप रॉकिंग चेयर पे पूरा दिन ऐसे करते रहे ना, आपको फीलिंग होता है मोशन में है, लेकिन आप एक पूरा दिन भी वहाँ करते रहेंगे, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स को, जैसा आपने भी बताया कि दिग्गज बैठे हैं आपके साथ, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत सिंपल चीज़ है। ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज पैसा लगाइए और भूल जाइए। तो इसमें हमारी सलाह यही रहेगी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडिंग अवॉइड करिए। हाउएवर अगर किसी को बहुत नशा है ट्रेडिंग का, एक 5% रख लो, अपने आप को बिजी रखो। वेल्थ ग्रो करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में ही आना पड़ेगा और हम लोग बैठे हैं आपके लिए। वो ठीक वैसा जैसा जब आप लास वेगास में कैसीनो में जाते हैं तो उतने डॉलर रख के जाते हैं जेब में कि ये मुझे पूरे खत्म करने हैं, ये होने ही वाले हैं, मतलब मैंने आपको बोला बचेंगे नहीं। वो 5% रख लो, अपने आप को बिजी रखो। तो सुबह देखा क्या हुआ, क्या भाव है, बेचा खरीदा। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो होगी इन्वेस्टमेंट से होगी, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या लॉन्ग टर्म स्टॉक खरीद के होगी। हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, अपनी चीज अपने प्रोफेशन पे फोकस करिए। बाकी चीज के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए अनिल जी के साथ हम सब बैठे हैं। आपने बोला सट्टे और उसका स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट्स का फ़र्क, तो एक मार्क ट्वेन हुए हैं, बड़े अच्छे लेखक हुए हैं, उन्होंने बोला कि दो लोगों को सट्टा नहीं करना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। एक तो जिनके पास बहुत पैसा है, जब बहुत पैसा है तो क्या ज़रूरत है, और एक जिनके पास पैसा नहीं है। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसको एक्चुअली बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जिन्होंने समझा उनको देखो वो कहाँ से पहुँचे। कई बार कई जनों को ऐसा लगता है यार हमारी तो ऑलरेडी अभी एज हो गई, 45 साल हो गई, 50 साल हो गई, गुरुकुल तो अब आपके चालू हुए हैं, इतने साल तो पता नहीं था शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर एजुकेशन पिछले कई वर्षों में इंडस्ट्री ने बहुत मेहनत करी, अवेयरनेस पर। कई बार ऐसा लगता है जैसे आपने बोला ना यार, एक साल में डबल, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एज 50 है, भी कैसे करेंगे। वॉरेन बफेट के पास जितना पैसा, उसमें से 99% पैसा उन्होंने अपनी एज 47-48 आने के बाद में बनाया है। वो पहले का जो पैसा वो 1% ही है। तो शुरुआत और वहां से करनी है कि शुरुआत पहले से करनी, पैसा बाद में बनेगा? शुरुआत तो मतलब आपके जब जैसे भी पोते पोती भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तुरंत सबसे पहले SIP खुलनी चाहिए चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान में। पर वो जो एक चीज़, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो हम लोग हमेशा नेगलेक्ट कर जाते हैं कि यार अब तो टाइम ही नहीं है ज़्यादा, इतने से टाइम में पैसा नहीं बनाएंगे तो कैसा होएगा, और वहीं पर गलतियाँ हो जाती। अब तक तो हिंदुस्तान में सब लोगों ने पैसा प्रॉपर्टी में लगाया, गोल्ड में लगाया, और बहुत बनाया भी, सब सेटिस्फाइड हैं प्रॉपर्टी गोल्ड से। तो अब ज़रूरत क्या है कि प्रॉपर्टी गोल्ड छोड़ के म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी या फाइनेंशियल सेविंग्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा क्या जरूरत आ गया है? मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ऑन रियल एस्टेट इन गोल्ड, जो आप बेचने के लिए जाते हैं तभी आपको बिकता नहीं है। गोल्ड तो बिकता है सर, नहीं उतना जल्दी से बिकता नहीं है। आराम आप से इतना डिस्काउंट लेते हैं उसमें। हाँ, डिस्काउंट तो लेते हैं। आपको फिर नेगोशिएट करके ही बेचना पड़ता है एक्चुअली। रियल एस्टेट में आपको चाहिए तभी वो बिकता नहीं है, दैट बिकम्स इन्वेस्टमेंट। जो बिकता है विच इज़ योर मार्केट, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो ट्रेड होते हैं,
इक्विटी और बॉन्ड्स बिक जाते हैं, जो आपको मन में चाहिए तभी बेचना है, बिक जाते हैं. सो दैट बिकम्स द ट्रेडिंग. एक्चुअली it should be something different. So real estate and gold, I think the power of compounding, which is everybody talked about. So दो तीन चीज़ें. One is of course the economic value that can be created by any asset class. Gold doesn't give the economic value. It of course has storage value. एंड जो हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट में बढ़ते जाते हैं तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको जो गोल्ड रिटर्न मिल जाते हैं, दैट मच यू गेट. बट अदरवाइज इट हैज़ ओनली द वैल्यू ऑफ स्टोरेज वैल्यू. सो दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट इट डजंट अर्न एनीथिंग फॉर यू एक्सेप्ट इज लाइंग इन योर कबोर्ड एंड यूज इट व्हेनेवर यू वांट लिक्विडिटी. बस उतना ही मिलता है एक्चुअली, उसके अलावा कुछ रिटर्न नहीं मिलते हैं. सेकेंड, रियल एस्टेट में यू लैंड जो अप्रिशिएशन आते हैं, आई थिंक आई एग्री विद व्हाट संदीप मेंशन. आई माई सेल्फ रियलाइज्ड, जो मेरा मदर कहने से इन्वेस्ट किया था लैंड में, मे बी आई स्टार्ट माई कैरियर 95-96, उसका भी बीच में बेचा था एक्चुअली अबाउट ईयर बैक. सो आई टुक द कैलकुलेट इतना पैसा डालते इतना पैसा आया. एक्चुअली कितना आया मिला उसमें, 11.5% मिला था एक्चुअली बस. बट पैसा तो एक्चुअली इट बिकम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. बट आई लुक एट द रिटर्न दैट आई गॉट is not as significant what I should have got in the equity. Therefore, that's something which nobody realized it. Second is, most of the people have an opinion, जो रियल एस्टेट में पैसे डालते हैं उसमें रेंटल मिल जाते हैं. So nobody realizes अगर एक कोटी का घर लिया है, उसमें रेंटल आया roughly about lakh of rupees per annum is only about 1%. 2 लाख मिले तो 2% you get. So 2 to 3% is the rental income what you get. Most of the people don't realize. उसको ऊपर सोसाइटी चार्ज भी देते हैं. So that you pay your municipal tax etc. वो सब टैक्स देने के बाद what you get in your hand is hardly anything. So therefore the real estate, while we look at appreciation है and so on and so forth, the number of times you pay a stamp duty adjust for everything, including your loss of adjusting for depreciation, plus the recurring cost that you incur, then you look at your return is actually you get nothing. So therefore the real estate also is actually is a myth. The real estate is the investment you need to have only for your staying purpose. Otherwise, the asset class that generates value is only those companies who actually generates value for yourself. And then again, I earlier took the example of failure story. So I took the example of failure story in Y2K. You take the success story. There are companies who actually keep adjusting the business model as it evolves. There are companies who actually in the food industry's business. आज के दिन पे I think a lot of people mention about health and other things. Since all of us are becoming health conscious, there are diet biscuits have come. There are companies who produce that. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का जो डिमांड के हिसाब से रिसर्च करके वो बेसिस में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. There are companies today don't even add sugar in their biscuits. So they, I think now people are actually avoiding sugar for health reason. So they don't add actually in that. So they actually look at alternate to sugar, what can be used to produce the same biscuits which all of us consumes. Therefore, वो कंपनी में कोई भी आप as all of us are investors can never create a company. Hardly we can create investments into those companies who creates for you. Because somebody is sitting there making the investment, that's a company's investment. The same way when money managers like us are sitting, we are also doing the same research analysis and making those investment opportunities, investing in those companies to make money for investors. Therefore, that should be given to the people like money managers if they are not able to do it by themselves. Right. And they are investing, then they need to look at from this angle as well. And stay invested and look at financial asset class as one of the product for investing rather than investing in real estate and gold. थैंक यू सो मच. गोल्ड के ऊपर एक और बात कहना चाहता हूँ. जी. सो गोल्ड को आप दो तरीके से देखिए, एक देश के लिए, एक अपने लिए. सो पिछले 17 साल में भारत ने $425 बिलियन से ज़्यादा पैसा बाहर भेजा गोल्ड की खरीदारी में, और उसके सामने हमने कटोरा घुमा के गोरों से $290 बिलियन FDI में लेके आए और तकरीबन $235 बिलियन FII फ्लोज में लेके आए. सो हम एक ऐसा पेशेंट है जो खुद सिक है और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी और को कर रहा है, और फिर हम कटोरा लेके घूमते हैं बाहर की दुनिया में कि हमारे देश में पैसा लगाइए. अगर हमें थोड़ी अक्ल आ जाए और ये पैसा बाहर बेचने की जगह पे अपनी इकोनॉमी में लगाए तो शायद देश का भला हो जाए. अब देश को एक बार बाजू पे रख देते, अपने स्वार्थ को देखते हैं. सो आप सभी को मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड भारतीय के पास है
और अभी हमने पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का 5वां वॉल्ट तो खोला नहीं है। नाउ जब मैं स्टॉक मार्केट में पहले पहले आ रहा था तो एक बुजुर्ग के पास गया कि अंकल कुछ टिप दे दीजिए, कुछ ज्ञान दे दीजिए ताकि मेरी करियर स्टॉक मार्केट में चलती रहे। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि देख बेटा, तू कोई ज्ञान तो लेगा नहीं, तो तेरे को एक कहानी बताता हूँ, तेरे को शायद याद रह जाएगी। तो वही कहानी मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। एक ब्रोकर थे और एक क्लाइंट थे। क्लाइंट ने फ़ोन करके ब्रोकर को बोला कि इस कंपनी के शेयर्स, इस कंपनी का भाव क्या है। उन्होंने कहा 5 रुपया। बोलता है 100 शेयर ले लो। फिर दूसरे दिन फ़ोन करके बोला इस कंपनी का भाव क्या है, तो बोलता है 10 रुपया। तो बोलता है 500 शेयर ले लो। फिर तीसरे दिन फ़ोन करके बोला भाव क्या है, तो बोलता है 15 रुपये। तो बोलता है 1000 शेयर ले लो। फिर चौथे दिन फ़ोन करके बोला, उन दिनों वीकली सेटलमेंट होता था, अब भाव क्या है, तो बोलता है सर 50 रुपये हो गया। तो बोलता है 5000 शेयर ले लें। फिर 5वें दिन फ़ोन करके बोला अब भाव क्या, बोलता है 100 रुपये हो गया। तो बोलता है 10,000 शेयर ले लें। फिर 7वें दिन फ़ोन किया, अब भाव क्या है, बोलता है 150 रुपये है। तो बोलता है सारे शेयर्स बेच दें। बोलता है सर बेचेंगे किसको, ले तो हम ही रहे थे। गोल्ड में लेने वाले हम ही हैं। किसी दिन बेचने निकल गए तब गोल्ड की ट्रू वैल्यू पता चलेगी। एंड हम लोग गोल्ड इसलिए लेते हैं बिकॉज उसमें लिक्विडिटी गारंटेड है। किसी भी ज्वेलर की दुकान में जब आप जाएंगे तो वो कहता है आप हमारा, हमसे खरीदा हुआ दागीना या ज्वेलरी पीस आप हमको बेच सकते हैं। अब आप उसकी दुकान देखिए और उस बंदे को देखिए, उसकी दुकान में आज जो माल है वो भी वापस बिकने को आ जाए तो वो शायद खरीद नहीं पाएगा। और हम लोग उसके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं कि 15-20 साल बेचा, पहले बेचा हुआ माल भी तू ले लेगा। वो ज्वेलर के पास उतनी लिक्विडिटी है क्या? ये तो मेरी बात होगी अगर मैं कहूँगी कि चलो मैं विक्टोरिया टर्मिनस बेच देता हूँ या ताजमहल बेच देता हूँ, मेरा है कहाँ जो मैं बेच पाऊँगा? वो ज्वेलर जिसके खुद के पास लिक्विडिटी नहीं है वो आपको अश्योरेंस करता है कि आप सोना बेचने आएंगे मैं खरीद लूँगा। अगर उसका 1% कस्टमर भी आ गया है तो वो कहाँ जाएगा? दुकान बंद करके भाग जाएगा। तो सोने में निवेश करने में ये सारी पहलू को ध्यान रखना ज़रूरी है। न सोने का निवेश देश के लिए ज़रूरी है अब, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी सबसे ज़्यादा सोना आ चुका है, और ना अपने लिए उतना ज़रूरी है अब कि हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब का सोना तो शायद ऑलरेडी ले लिया है। बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरह से अब देश को ज़रूरत है सोने चांदी और प्रॉपर्टी से बाहर निकलकर ढंग से सोच समझकर पढ़ लिख कर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की, फिर वो चाहे आप सीधे शेयर बाज़ार में कूदें या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए सही इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चुनें और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में हमारी कोशिश यही है कि आपको आपके निवेश के बारे में, निवेश करने के तरीक़ों के बारे में ये सब कुछ समझाएं जो आगे आने वाले कई एपिसोड्स में आप देखेंगे। आज इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए नीलेश भाई, नवनीत जी, संदीप जी और बाला सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी दर्शक